नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 उसकी एक क्लास हमने देख ली थी। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड क्लास में। पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। हमने लुईस कॉसेल प्रतीक या सिंबल्स के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस ऑक्टेट रूल की क्या क्या लिमिटेशंस या सीमाएं थी। हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अलावा कुछ शेप्स के बारे में बात करेंगे, कुछ एंथैल्पीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे जिससे हम केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध को हम आसानी से गहराई से समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पिछली बार हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। हमने कहा था कि प्रत्येक परमाणु इस प्रकार से साझा करता है कि वो उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, अष्टक प्राप्त कर ले, अष्टक पूर्ण कर ले। उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। अष्टक नियम की सीमाएं। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। आप देखें यहाँ LiCl में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है। BH2 में 4 इलेक्ट्रॉन है और BCl3 में बोरॉन पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। एक में 2, एक में 4 और एक में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला देखें विषम इलेक्ट्रॉन अणु। इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। आप देखें ऑक्सीजन और जब नाइट्रोजन ये आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं NO, तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन की संख्या देखें, यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, 4 और 3 7। नाइट्रोजन पर केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार NO2 की बात करें तो NO2 भी ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण है। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रसारित अष्टक या इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। यहाँ फास्फोरस देखें, फास्फोरस यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फास्फोरस परमाणु के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। SF6 में चूंकि 6 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो सल्फर परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार H2SO4 में सल्फर परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ है, 8 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर आ गए हैं। अष्टक नियम की अन्य सीमाएं ये भी समझने की कोशिश करें। यह उत्कृष्ट गैसों की असक्रियता पर आधारित है, परंतु उत्कृष्ट गैस भी कई प्रकार के यौगिक बनाती है। जैसा कि हम कह रहे थे पहले कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ नोबल गैसेज भी ऐसी हैं जो कंपाउंड्स बनाती हैं। तो यहाँ पर इसकी यह भी एक सीमा है। अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति को स्पष्ट नहीं करता, यह अणु की शेप क्या होगी वह नहीं बताता है। यह अणु की ऊर्जा, उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में नहीं बताता। यह नहीं बताता कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो कितनी ऊर्जा कम हो गई, और उस ऊर्जा कम होने के बाद में यह भी नहीं बताता कि उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कितनी बढ़ गई, यानी कि सापेक्ष स्थायित्व कितना बढ़ गया परमाणुओं की तुलना में। तो इस सब के बारे में भी अष्टक का नियम नहीं बताता है। आयनिक और वैद्युत संयोजी आबंध। आयनिक आबंध का विरचन मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों तथा ऋणायनों के बनने की सरलता। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रल एटम है उससे कैटाइन और एनाइन यदि आसानी से बन जाते हैं तो आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। धनायनों तथा ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, अर्थात क्रिस्टलीय यौगिकों के जालक का निर्माण, कि जो कैटाइन और एनाइन बन गए वो सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में किस प्रकार अरेंज्ड रहेंगे, किस प्रकार व्यवस्थित रहेंगे और उनके एक लैटिस फॉर्मेशन उनका किस प्रकार से होगा, यह आयनिक आबंध बताता है। धनायन का निर्माण उदासीन परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा संपन्न होता है। कैटाइन कैसे बनेगा? जब न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। न्यूट्रल एटम से भी कैसे निकलेगा? उसके गैसियस स्टेट से। ये आप जानते हो, इसमें लिखा है आगे आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? यह क्या है कि एक उदासीन विलयित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, वह ऊर्जा जिससे कि हम किसी एटम की कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकालें, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? धनायन या कैटायन बन जाता है। तो जितनी कम आयनन एंथैल्पी होगी
जितनी आसानी से वो धनायन बन जाएगा उतनी आसानी से वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है। अब जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिया और X माइनस बन गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। लब्धि मतलब इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन के प्राप्त करने पर निकलने वाली ऊर्जा, जब कोई उदासीन परमाणु गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो और ऋणायन का निर्माण करता है तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब कभी उदासीन परमाणु से ऋणायन बन रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ रहा है, तब तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। लेकिन जब वो एक बार ऋणायन बन गया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ें, तो अब की बार ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, बजाय बाहर निकलने के यह आवश्यक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ऋणायन दोनों ही निगेटिवली चार्ज हैं। तो यहाँ हम केवल अभी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और वो ऋणायन बन गया, और इस ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और वो धनायन M+ और ऋणायन X- ये मिलकर क्या बना लेते हैं, Mx, यानी कि यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ M और X के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब दोबारा जुड़ेगा X- से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी ही पड़ेगी। आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी अपेक्षाकृत निम्न अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाले तत्वों के मध्य सरलता से बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आयनन एंथैल्पी का मान जितना कम होगा, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जितनी आसानी से वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उतना ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी जितनी कम होगी या जितनी अधिक निगेटिव होगी, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन त्रिविमीय रूप से नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। एक 3 डायमेंशनल वे में ये अरेंज रहते हैं और उससे क्या करते हैं, ये लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं या जालक का निर्माण करते हैं। ये आयन कूलम्बीय अन्योन्य क्रिया जुड़ा आपस में जुड़े रहते हैं। ये कूलम्बीय इंटरेक्शन फोर्स होते हैं, जिसके कारण से ये पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिनके कारण से ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये आपको NaCl की संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्रिस्टल संरचना। उसमें सोडियम आयन Na+ और Cl- जो छोटे आकार का है वो सोडियम प्लस है, जो बड़े आकार का है वो Cl- है, और इस प्रकार से क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल वे में त्रिविमीय व्यवस्था में ये इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड में ये आपस में जुड़े हुए हैं, और इनमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। Na से Na+ बनने की आयनन एंथैल्पी 495.8 किलोजूल पर मोल है। यहाँ समझने की कोशिश करें, जैसे हमने कहा कि जब कभी भी सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो आयनन एंथैल्पी कितनी है, 495.8 किलोजूल पर मोल। जबकि Cl से Cl- बनने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी 348.7 किलोजूल पर मोल है, यानी कि जब Cl से Cl- बनेगा तो 348.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलेगी। तो आवश्यक कितनी हुई, 495.8, निकली कितनी, 348.7। इसका मतलब जब Na और Cl बन रहा है, Na से Na+, Cl से Cl-, तो ऊर्जा कितनी आवश्यक हो गई, 147.1 किलोजूल पर मोल। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब Na+ और Cl- बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है 147.1 किलोजूल पर मोल, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर ये बनते ही क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि ये जो Na+ और Cl- जब 3 डायमेंशनल वे में त्रिविमीय व्यवस्था में जालक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के विरचन के उपरांत जालक एंथैल्पी का मान -788 किलोजूल पर मोल है। अब बात आपके समझ में आ गई होगी, जरूरत कितनी, 147, देखें आप 147.1, और निकल कितनी रही है, -788 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड आसानी से बन जाएगा और बनने के बाद स्थायी भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा है, यानी कि जो सिस्टम है या तंत्र है वो मिनिमम एनर्जी पर जा रहा है, वो लोअर एनर्जी पर जा रहा है, और कम ऊर्जा के जाने के कारण से वो स्थायी हो रहा है।
किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी पर निर्भर करता है, ना कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट की प्राप्ति पर। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि पहले हम बात कर रहे थे केवल ऑक्टेट तक सीमित था, अभी कह रहे हैं खाली ऑक्टेट से नहीं होता कुछ, ऑक्टेट के साथ साथ जालक एंथैल्पी पर भी निर्भर कर रहा है, लैटिस एंथैल्पी पर भी निर्भर कर रहा है कि लैटिस एंथैल्पी का मान जितना ज़्यादा होगा और ये ऋणात्मक होगा, यानी कि ये बाहर निकलेगी ऊर्जा, तो उस आयनिक यौगिक का निर्माण या विरचन आसानी से हो जाएगा। जालक एंथैल्पी, अब इस शब्द को समझें। किसी आयनिक ठोस के एक मोल को गैसीय अवस्था से संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को यौगिक की जालक एंथैल्पी कहते हैं। अब ये बात को गहराई से समझो। देखो अभी हमने क्या कहा, जब Na+ और Cl- आपस में जुड़ेंगे, जालक का निर्माण करेंगे, तो 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलेगी। अब इसको हम दोबारा दूसरी तरह से बोलते हैं कि जब हम एक जालक में से Na+ और Cl- को, एक मोल Na+ को और एक मोल Cl- को अलग अलग करेंगे, तो इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 788 किलोजूल पर मोल की। जब Na+ और Cl- से जालक बना तो ऊर्जा बाहर निकली, जब जालक से Na+ और Cl- को अलग अलग किया तो क्या हुआ, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक मोल गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए, किसी भी जालक से एक मोल गैसीय आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है। तो एक मोल ठोस NaCl को Na+ गैसियस तथा एक मोल Cl- गैसियस को अनंत दूरी तक करने के लिए 788 किलोजूल पर मोल की आवश्यकता होती है, और यह क्या कहलाती है, इसकी जालक एंथैल्पी कहलाती है। ये NaCl के लिए किसी भी क्रिस्टल के जालक के लिए अलग अलग ऊर्जा होगी, और वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाएगी, जालक एंथैल्पी कहलाएगी, कि उनके आयनों को पृथक करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। एक शब्द और है आबंध लंबाई। इस टर्म, इस पद को भी समझे। किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य साम्यावस्था दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। इसको समझे। हमने कहा कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बना रहे हैं, एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जितनी दूरी होगी वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड लेंथ या फिर उसकी आबंध लंबाई कहलाती है। सहसंयोजी आबंध में प्रत्येक परमाणु का योगदान उस परमाणु की सहसंयोग त्रिज्या कहलाती है। कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उस बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम की कितनी परमाणु त्रिज्या, एक दूसरे की कितनी, तो वो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या या कोवलेंट रेडियाई कहलाएगी। टोटल कहलाएगा उसका क्या, आबंध लंबाई। उस आबंध लंबाई में से यदि वो दोनों परमाणु समान है तो उसका आधा कर लो। क्या करो, उसका आधा कर लो। जैसे मानो कार्बन है, तो कार्बन में हम के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उसकी बॉन्ड लेंथ है मानो 1.54 एंगस्ट्रम, जो हम के 154 पिकोमीटर। तो एक कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होगी, कोवलेंट रेडियाई 154 पिकोमीटर अपॉन 2, यानी कि 77 पिकोमीटर उसकी कोवलेंट रेडियाई कहलाएगी। तो आधा तो हम कब कर लेंगे, जब वो परमाणु आपस में समान हो, यानी कि होमोडायटमिक मॉलिक्यूल हो। तीसरा समझे, आबंधित अवस्था में किसी परमाणु का क्रोड जो संलग्न परमाणु क्रोड के संपर्क में आता है की त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ये आपको एक डायग्राम से समझ में आएगा। देखो समझो यहाँ पर, अब ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ए और बी आपस में समान नहीं है। तो ए की त्रिज्या अलग है, बी की त्रिज्या अलग है। RA और RB इनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं। अब ये निकालोगे कैसे, ये ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो, अलग अलग कर नहीं सकते। तो ऐसा करें, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, मानो जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है, तो एक कार्बन की कोवलेंट रेडियाई कितनी हो गई, उसकी हो गई 0.77 एंगस्ट्रम या 77 पिकोमीटर। मानो हम क्या, दूसरा वाला क्लोरीन है, और क्लोरीन क्लोरीन की निकाल लो, क्लोरीन की होती है यानी कि Cl की 198 पिकोमीटर, यानी कि 99 एक की हो गई। अब हमें मानो पूरे की मालूम है, हम कहें कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.76 एंगस्ट्रम। आधा तो कर नहीं सकते इसका, कार्बन की हमने निकाल ली या क्लोरीन की निकाल लो। मानो कार्बन की निकाली 77 पिकोमीटर, तो 176 में से 77 पिकोमीटर को घटा दो तो 99 क्लोरीन बच गई। या क्या करो, 177 में से 99 क्लोरीन की घटा दो तो फिर किसकी बच जाएगी, 77, इसकी बच जाएगी कार्बन की। तो इस प्रकार से हम हेटेरोडायटमिक मॉलिक्यूल में से उसकी त्रिज्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, होमोडायटमिक में किसी एक की मालूम हो
और हेटेरोडायटोमिक में हमें क्या मालूम है, उसकी आबंध लंबाई मालूम हो। तो हमने आबंध लंबाई हम आपस में देख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी क्या कहलाएगी, इसकी आबंध लंबाई कहलाती है। आबंध कोण किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के मध्य बनने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। आप देखें क्या करें, केंद्रीय परमाणु कौन सा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के आसपास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन। इन्होंने आपस में कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल या फिर आबंध कोण कहलाता है। और जल में आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में आबंध कोण कितना है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री जल में आबंध कोण होता है। आबंध एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बॉन्ड बना, कुछ एनर्जी बाहर निकली, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। तो आबंध एंथैल्पी गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के मध्य विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। एक मोल गैसियस जो मॉलिक्यूल है उसमें से दो एटम, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी कहलाती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 435.8 किलोजूल पर मोल है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी 498 किलोजूल पर मोल है, और इसी प्रकार से नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलोजूल पर मोल है। आपकी बात क्या समझ में आ रही हो, यहाँ पर ध्यान से देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ती चली जा रही है। आप देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और जैसे जैसे ये बढ़ती बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल, तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती चली जा रही है। बहुपरमाणविक अणुओं में माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसको समझो, जैसे मानो H2O है, H2O में ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आप पहले हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ो, उसके लिए मानो आवश्यक है 497, दूसरे वाले के लिए 497 नहीं होगी, अब की बार कम होगी, वो मानो हम कहें 427 है एग्जाम्पल के रूप में। तो इन दोनों का क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, 497 प्लस 427/2, तो उससे हम क्या निकालते हैं, माध्य अथवा औसत आबंध ऊर्जा निकाल लेते हैं, CCl4 या CH4। अब इसमें पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, इन चारों की अलग अलग होगी, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इनका मीन निकाल लेंगे, पहले का प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा अपन 4 कर लेंगे, तो उसकी आ जाएगी औसत या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ जाती है। आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर, सहसंयोजक आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य आबंध की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। जैसे हमने पहले भी बात की, ऑक्सीजन में 2 आबंध हैं, हाइड्रोजन में 1 है और नाइट्रोजन में 3 आबंध हैं। सम इलेक्ट्रॉनी अणुओं में आबंध कोटि का मान समान होता है, F2 तथा O2 माइनस में आबंध कोटि 1 है। F2 में और O2 माइनस में, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स में हमेशा बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। इसी प्रकार से N2CO और NO+, इनमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, क्यों, क्योंकि इनमें सब ये कैसे हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और इसके आगे आबंध कोटि बढ़ने पर आबंध एंथैल्पी बढ़ती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब आबंध एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। और जितना बॉन्ड ऑर्डर पड़ेगा उतने ही एटम्स पास पास आएंगे, और जितने एटम पास पास आएंगे उतनी उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। यानी कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कम होगी, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की कम होगी। ये आप कार्बन वाले केस में भी पढ़कर आए हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ आप जानते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 133 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये 120 पिकोमीटर होती है। यानी कि आबंध कोटि बढ़ने से जो आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ है वो घटती चली जाती है। अनुनादी संरचना है,
जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके तो समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियों तथा समान आबंधी तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों वाली कई संरचनाएं विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं। इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को हम एक लुईस स्ट्रक्चर से नहीं दिखा सकते। उसके सभी गुणों को बताने के लिए हमें एक से अधिक संरचनाओं को बताना पड़ता है। तो ऐसी संरचनाएं विहित संरचनाएं कहलाती हैं, या उनको हम अनुनादी संरचनाएं भी कहते हैं। लेकिन ये जितनी भी विहित संरचनाएं हैं, ये जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं, ये वास्तविक नहीं होती। ये कैसी होती हैं? ये केवल एक काल्पनिक संरचनाएं हैं। तो वास्तविक कौन होती है? इन सब अनुनादी संरचनाओं का संकर, इन संकर हाइब्रिड, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं, वही उसकी वास्तविक संरचना होती है। तो इन संरचनाओं का अनुनाद संकर अणु की वास्तविक संरचना को निरूपित करता है। ओजोन की पहले ऊपर आपको जो दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये इसकी विहित संरचनाएं हैं, जबकि नीचे वाला जो आपको थर्ड दिखाई दे रही है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर ओजोन की हम बात करें तो ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, वो अगर सिंगल बॉन्ड लेंथ है तो 148 और डबल बॉन्ड लेंथ है तो 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। लेकिन जो हम देखते हैं ओजोन में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ मिलती है ना डबल बॉन्ड लेंथ मिलती है, बल्कि इन दोनों के बीच में 128 पिकोमीटर मिलती है। तो ना तो इसकी स्ट्रक्चर 1 सही है, ना इसकी स्ट्रक्चर सेकंड सही है। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं या इसकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। देखिए ओजोन की जो वास्तविक संरचना है वो थर्ड है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आबंध ध्रुवणता। जब असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन का आवेश अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर अधिक हो जाता है, जिससे आबंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इस बात को जरा गहराई से समझो। देखो जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, यदि वो होमोडायटमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि H2, O2 यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, नाइट्रोजन N2 यानी कि NN नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, क्योंकि इनमें ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल है, सम द्विपरमाणु अणु है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेंगे। लेकिन यदि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बने जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तत्व की ओर अधिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जिस पर अधिक हो गए उस पर थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक जिससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार उस बॉन्ड में पोलैरिटी या ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। दोनों आवेशित परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा उनके आवेश के मध्य गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको समझो। जैसे मानो HCl है, HCl में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो साझे के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अधिक हो जाएंगे? क्लोरीन की ओर। तो HCl में अब ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड ना होकर कैसा होगा? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये शुद्ध सहसंयोजक बंध ना होकर यह ध्रुवित सहसंयोजक बंध होगा। इसमें बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी और उसके कारण से दो ध्रुव बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इस पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के कारण से जो इनके मध्य की दूरी होगी और इनका आवेश जो उत्पन्न होगा, उनका गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या है? आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया है और मध्य की दूरी को R से रिप्रेजेंट किया है। तो H पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ वो निकाल लो, या Cl पर कितना हुआ। केवल अंतर क्या आएगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आवेश की मात्रा तो बराबर होगी। और दोनों के मध्य की दूरी निकाल लीजिए R। इन दोनों का जब गुणनफल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डेबाई है। इसकी यूनिट एक डेबाई है और एक डेबाई बराबर होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻34 कूलम्स मीटर। ये इसका यूनिट है, एक डेबाई। इसको डेबाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। BeF2 तथा BF3 में डाइपोल मोमेंट 0 है। ये समझे बात को। हालांकि
बेरिलियम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये जो BF2 है, इसमें एक तरफ जितना फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरा खींच रहा है, तो रिजल्टिंग अट्रैक्शन फोर्स 0 हो गया। इसी प्रकार से हम BF3 की बात करते हैं। BF3 में भी ये जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगी। जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देता है। इसके कारण से कुल जो सदिश योग है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो BF2 तथा BF3 में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, क्योंकि इनमें आबंध द्विध्रुव विपरीत दिशा में होने पर कुल सदिश योग शून्य हो जाता है। H2O तथा NH3 में डाइपोल मोमेंट है, अर्थात बहुपरमाणविक अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंध आघूर्ण पर ही निर्भर नहीं करता, परंतु आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ BF3 में 0 है, लेकिन H2O में आप देख रहे हैं इस प्रकार की व्यवस्था है कि पॉजिटिव पोल के हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ, इस कारण से इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार से आप NH3 और NF3 को देखें। NH3 में लोन पेयर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से NH3 में डाइपोल मोमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, NF3 की तुलना में ज़्यादा है। NF3 की तुलना में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट की में आप देखें कि निगेटिव पोल एक ही तरफ है ऊपर की ओर और पॉजिटिव पोल नीचे की ओर, जबकि NF3 में देखें फ्लोरीन अधिक विद्युतऋणी होने के कारण से नीचे की ओर खींचेगा, लोन पेयर के कारण से ऊपर की ओर जाएगा, चार्ज कुछ हद तक काउंटर बैलेंस हो जाएगा। यही कारण है कि NH3 में डाइपोल मोमेंट NF3 की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ हमें यही नहीं देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, हमें यह भी देखना है कि उनकी स्थानिक व्यवस्था किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं कि वो डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट करते हैं। तो इस क्लास में हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने प्रसारित अष्टक के बारे में सीखा, हमने अष्टक नियम की सीमाएं सीखी, हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना, उसके बाद हमने जालक के बारे में जाना, जालक एंथैल्पी के बारे में जाना, आबंध एंथैल्पी के बारे में जाना, हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जाना और लास्ट में हमने बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में भी जाना। तो ये बहुत सारी बातें टर्म हमने इस क्लास में सीखी हैं। आगे वाली कक्षा में हम कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी और वसेपर थ्योरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।